आज जो हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक और जियोपॉलिटिकल विश्लेषण नहीं है। ये मेरे लिए बहुत पर्सनल है, क्योंकि कल सुबह तक मैं अपने परिवार के साथ दुबई में ही था और हमारा होटल उस जगह से बस सड़क के उस पार था जहां एक धमाका देखा गया। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम एक सफर पर चलेंगे। शुरुआत करेंगे एक निजी अनुभव से, फिर देखेंगे कि ये आग कैसे फैली, इसका पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ रहा है और सबसे जरूरी, हम इस मोड़ तक पहुंचे कैसे। और आखिर में एक बड़ा सवाल, क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा है? तो सबसे पहले उस शुरुआती अफरा तफरी की बात करते हैं, सीधे दुबई से, एक व्यक्तिगत अनुभव के जरिए। जब आप ऐसी किसी घटना के इतने करीब होते हैं ना, तो वो सिर्फ एक खबर नहीं रह जाती, वो हकीकत बन जाती है। हमारा होटल उस जगह से बिल्कुल पास था जहां धमाका हुआ। किस्मत से सुबह हमारी फ्लाइट थी और हम निकल गए। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, कुछ ही घंटों में सब कुछ बदल गया। हम जब लैंड हुए तब हमें खबर मिलनी शुरू हुई कि दुबई में असल में हो क्या रहा था। सोच के देखिए, दुबई एयरपोर्ट को पूरा खाली करवा दिया गया। बुर्ज खलीफा के ऊपर ड्रोन्स को रोका जा रहा था, बुर्ज अल अरब पर मिसाइल का मलबा गिर रहा था, सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी थीं और मेरे कुछ रिश्तेदार जिनकी फ्लाइट हमारे कुछ घंटे बाद थी, वो बेचारे वहीं एयरपोर्ट पर फंस गए। तो अब इस व्यक्तिगत अनुभव से थोड़ा पीछे हटकर उस बड़े पैमाने की तस्वीर को देखते हैं। मिलिट्री लेवल पर आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने इस पूरे संकट को जन्म दे दिया? इस पूरे मिलिट्री एक्शन को एक नाम दिया गया, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर एक फुल स्केल हमला शुरू किया। और उनका ऑफिशियल बयान क्या था? कि इस ऑपरेशन का मकसद ईरान की मिसाइल इंडस्ट्री को पूरी तरह से तबाह करना है और ये कई दिनों तक चलेगा। और चीजें इतनी तेजी से बदली कि विश्वास करना मुश्किल है। पहले दिन सुबह हमला शुरू होता है। दोपहर तक ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामेनी के परिसर पर सीधा अटैक होता है और शाम होते होते ईरानी स्टेट टीवी इस बात की पुष्टि कर देता है कि वो और उनका परिवार मारे जा चुके हैं। इसके जवाब में ईरान अगले ही दिन सुबह अपना जवाबी हमला लॉन्च कर देता है, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4। इस हमले का असली रणनीतिक मकसद क्या था? ये डोनाल्ड ट्रंप के इस एक बयान से साफ हो जाता है। उन्होंने कहा, जो लोग सारे फैसले लेते हैं उनमें से ज्यादातर अब नहीं रहे। मतलब साफ था, उनका निशाना ईरान की लीडरशिप को ही जड़ से उखाड़ना था। लेकिन ईरान का जवाब भी छोटा मोटा नहीं था। उनका जवाबी हमला बहुत बड़ा और हर तरफ फैला हुआ था। उन्होंने 27 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5th फ्लीट बेस पर तो सीधा हमला हुआ। सिर्फ इतना ही नहीं, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इन सब पर मिसाइलें दागी गईं। और सबसे चिंता की बात ये थी कि सैन्य ठिकानों के अलावा होटल्स और एयरपोर्ट्स जैसे आम नागरिकों के इलाकों पर भी हमले हुए। तो चलिए अब इस जंग के उन परिणामों पर नजर डालते हैं जिनका असर दूर दूर तक पूरी दुनिया पर हो रहा है, खासकर इंसानी और आर्थिक तौर पर। ये जो नंबर आप इस स्लाइड पर देख रहे हैं ना, 1 करोड़, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 1 करोड़ जिंदगियां हैं। 1 करोड़ से ज्यादा भारतीय उन्हीं खाड़ी देशों में रहते और काम करते हैं जहां मिसाइलें गिर रही हैं। तो ये सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल संकट नहीं है, ये लाखों भारतीय परिवारों से जुड़ा एक बहुत बड़ा मानवीय संकट है। हर जंग की सबसे दर्दनाक कीमत हमेशा आम लोग ही चुकाते हैं। और इसकी एक झलक मिलती है ईरान के मिनाब शहर से। वहां लड़कियों के एक प्राइमरी स्कूल पर बम गिराया गया। कम से कम 100 बच्चों की मौत हो गई। और ये हमला दिन के वक्त हुआ जब स्कूल बच्चों से भरा हुआ था। और इस घटना के ठीक बाद विडंबना देखिए, इजराइल के आधिकारिक सरकारी हैंडल से एक ट्वीट आता है, इजराइल को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। ये उस हमले के बाद कहा गया जो उन्होंने खुद शुरू किया था। भारत के लिए यह एक आर्थिक बुरे सपने से कम नहीं है। जरा इसके असर को समझिए। अगर ईरान हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य को बंद कर देता है तो भारत का 50% से ज्यादा कच्चा तेल आयात सीधे रुक जाएगा। इसका असर क्या होगा? पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छुएंगे, शिपिंग महंगी हो जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी और रुपए पर जबरदस्त दबाव आएगा। एक के बाद एक पूरी अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। तो सबसे बड़ा और जरूरी सवाल, आखिर हम यहाँ तक पहुंचे कैसे? चलिए उन घटनाओं पर एक नजर डालते हैं जिन्होंने इस युद्ध की जमीन तैयार की। इस सब की शुरुआत होती है दिसंबर 2025 में, जब ईरान की अर्थव्यवस्था ढह जाती है। इसके बाद वहां इतिहास के सबसे बड़े विरोध प्रदर्शन शुरू होते हैं। इसके जवाब में ईरानी सरकार बेहद क्रूरता से इन प्रदर्शनों को कुचलती है, जिसमें लगभग 30,000 लोग मारे जाते हैं।
बस यही वो पल था जिसके बाद अमेरिका ने 2003 के इराक युद्ध के बाद से मध्य पूर्व में अपनी सबसे बड़ी सैन्य जमावट की और फिर हमला कर दिया। और सबसे ज्यादा दुख इस बात का है, इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि हमले से ठीक एक दिन पहले ओमान के वित्त मंत्री ने कहा था कि अमेरिका और ईरान के बीच एक शांति समझौता बस होने ही वाला है। सोचिए, एक शांतिपूर्ण हल बिल्कुल सामने था, लेकिन उसे सैन्य कार्रवाई ने छीन लिया। अब हम आखिरी हिस्से में हैं। यहाँ हम ये देखेंगे कि क्या ये जो हो रहा है ये पिछली लड़ाइयों की याद दिलाता है, क्या इतिहास सच में खुद को दोहरा रहा है। इस स्लाइड को जरा गौर से देखिए। 2003 का इराक युद्ध और ये काल्पनिक ईरानी हमला, दोनों को सही ठहराने के लिए जो तर्क दिए गए उनमें हैरान करने वाली समानता है। दोनों बार एक क्रूर तानाशाह को हटाने की बात हुई, दोनों बार लोगों को शांति और लोकतंत्र देने का वादा किया गया। भाषा बिल्कुल वही है, लेकिन इतिहास हमें कुछ और ही सिखाता है। जब भी बाहरी ताकतों ने इस तरह से तानाशाहों को हटाया तो अंजाम क्या हुआ? इराक में सद्दाम हुसैन को हटाने के बाद 20 साल तक जंग चली, पूरा देश अस्थिर हो गया। लीबिया में गद्दाफी को हटाने के बाद देश एक विफल राज्य बन गया, गृह युद्ध शुरू हो गया। नतीजा, आम लोगों के लिए हालात अक्सर पहले से भी बदतर हो गए। और यहीं आकर हम इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे चुभते हुए सवाल पर रुक जाते हैं। क्या ईरान का अंजाम भी इराक या लीबिया जैसा ही होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा, और इस पर सोचना बहुत जरूरी है।